हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश त्रिपाठी आप सभी बच्चों का फाउंडेशन बैच में एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है, आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास को लेकर आप एक्साइटेड हो कि नहीं हो, इस बात की तो मुझे जानकारी नहीं है, पर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि अगर भारतीय संविधान से भाग 3 को निकाल दिया जाए तो हमारा भारतीय संविधान एक मृत प्राय दस्तावेज बन जाएगा, अर्थात एक डेड बॉडी की तरह रह जाएगा जिसमें कोई सुंदरता नहीं होगी। संविधान की पूरी सुंदरता केवल उसके भाग 3 से जुड़ी हुई है। या मैं ये कहूं कि जो हमारा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें हजारों लाखों लोगों की जान गई, तो केवल इसी अधिकारों को प्राप्त करने के लिए गई। ये इतने महत्वपूर्ण है। इसकी महत्ता अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि आप लोगों ने कभी अधिकारों को या फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से समझा ही नहीं। आपने केवल और केवल इनको तथ्यों के तौर पे समझा, कुछ फैक्ट हैं आपके लिए केवल। पर आज आप जब मेरी क्लास लोगे या पढ़ोगे तो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति एक नया नजरिया पैदा होगा और आपका उस नजरिए के कारण क्वेश्चन आंसर लिखने की एक नई आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। बात समझ में आ रही बच्चों? तो चलिए आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज मैं आपको जो क्लास में बताऊंगा वो आपको फिलोसफिकल भी होगा, थोड़ी पॉलिटिकल होगा, इकोनॉमिकल होगा, सारे एस्पेक्ट्स होंगे। अभी तक फंडामेंटल राइट्स में ऐसी क्लास यूट्यूब में तो नहीं है। सामान्यतः यूट्यूब में जो लोग पढ़ाते हैं वो टीचर कम यूट्यूबर ज्यादा होते हैं। यूट्यूबर मतलब ज्यादा से ज्यादा व्यू बढ़ाने वाले लोग। तो वो चीज पढ़ाते हैं जो आप लोगों को अच्छी लगती है, ना कि वो पढ़ाते हैं जो चीज वास्तव में अच्छी होती है। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हो मुझे व्यू की तो कोई टेंशन है नहीं। फिर मैं यही कहूंगा कि जिन बच्चों को जल्दीबाजी है वो क्लास ना देखें, वो जा सकते हैं। और चलिए अब आप शुरू करते हैं क्लास। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों कि राइट्स क्या है, राइट्स क्या होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है ना, क्या इंपॉर्टेंस होती है। फिर पढ़ेंगे हम इसका बैकग्राउंड कि ये राइट्स कैसे आए, किसने इनकी खोज की, कैसे ये भारत में एक्सेप्ट किए गए, है ना, अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका क्या इतिहास है उसको पढ़ेंगे। फिर इसके बारे में हम जो हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में जो जो चीज लिखी है उनको पढ़ेंगे। तो ये चीजें तो बच्चों बैकग्राउंड है पूरा, इसको समझे बिना आप आगे अच्छे से नहीं पढ़ सकते। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राइट्स क्या होते हैं, है ना। सबसे पहले पढ़ते हैं राइट्स क्या होते हैं। अधिकार, तो देखिए इसको कहा जाता है व्हाट वी ओन। ओन का मतलब होता है स्वामित्व या जिसमें हमारा मालिकाना हक हो, जिसमें हमारा मालिकाना हक हो और या जिसको छीना ना जा सके, छीना ना जा सके, है ना, बहुत शुद्ध भाषा में समझिए, छीना ना जा सके। तो अधिकार का मतलब होता है हमारे पास जो स्वामित्व हो, हमारे पास ऐसी जो भी चीजें हो जिसको छीना ना जा सके उसको अधिकार कहते हैं। जैसे मेरा फोन, तो क्या कहूंगा कि मेरा फोन मेरा है, इसको कोई मुझसे छीन नहीं सकता, तो इसमें मेरा अधिकार हुआ ना, तो फोन में मेरा अधिकार हुआ। तो अधिकार शब्द आप समझ में आ रहा है। अब आपको कहेगा क्या सर कोई भौतिक वस्तु के लिए अधिकार होता है क्या? तो मैं कहूंगा नहीं, मैं चाहूं तो किसी की भी पूजा पाठ कर सकता हूं या ना भी करूं। मान लो मेरा मन है कि मैं किसी की पूजा पाठ ना करूं, नास्तिक रहूं, तो इसको कोई बदल नहीं सकता। इसमें मेरा क्या है? अधिकार है, क्योंकि यह मेरा स्वामित्व है। कोई मुझसे ये मैटर छीन नहीं सकता। मैं चाहूं तो शिव की पूजा करूं, मैं चाहूं तो कृष्ण जी की पूजा करूं, मैं चाहूं तो अल्लाह की पूजा करूं, मैं चाहूं तो ईसा मसीह की पूजा करूं, मेरा जिसमें मन होगा मैं उसकी पूजा करूंगा। मैं चाहूं तो इस मार्कर की पूजा करने लगूं, मैं चाहूं तो किताबों की पूजा पाठ करने लगूं। तो कहने का मतलब है कि ये मेरा स्वामित्व का मामला है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा। तो इसको क्या बोलेंगे? अधिकार। कौन सा? धार्मिक अधिकार। फिर मैं कहूंगा कि मुझे जो बिजनेस करना होगा मैं कर सकता हूं। मुझे चाय की दुकान खोलनी होगी मैं खोलूंगा, मुझे कपड़ों की दुकान खोलनी होगी मैं खोलूंगा, मुझे मोबाइल की दुकान खोलनी होगी मैं खोलूंगा, मुझे पढ़ाना होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, मुझे कैसे भी कमाई करनी होगी मैं करूंगा। तो इसको कैसे बोलेंगे? आर्थिक अधिकार। क्यों? क्योंकि ये मेरा स्वामित्व का मामला है।
जैसे मुझे किसी भी पार्टी को वोट देना हो, मान लो बीजेपी को देना होगा मैं दूंगा, मुझे कांग्रेस को देना होगा मैं दूंगा, है ना, मुझे नहीं भी देना होगा तो मैं नोटा दबा दूंगा। तो ये क्या हुआ, मेरा राजनीतिक अधिकार। बच्चों आपको समझ में आ रहा अधिकार क्या होते हैं, जिसमें आपका स्वामित्व होता है। तो ये तो मैंने अधिकार आपको थोड़ी महसूस कराने के लिए बताया कि अधिकार होते क्या हैं। जैसे मान लो मेरा संपत्ति पे अधिकार है कि मेरा घर मुझसे कोई नहीं छीन सकता, बात समझ में आई, मेरा घर मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तो घर क्या है, मेरा स्वामित्व है, तो मेरा अधिकार हुआ, मेरा हक हुआ, है ना, मालिकाना हक जिसपे होते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। तो अधिकार को हमें कैसे समझना है, किताबी ज्ञान मत अभी देखिए, कोई किताब में क्या लिखा है इसको भूल जाइए, आप केवल मुझसे ऐसे बात करिए जैसे हम आपस में दोस्त हों और बातें कर रहे हो। एग्जाम को भी भूल जाइए। अभी जब आप एग्जाम के हिसाब से पढ़ने की सोचते हैं ना, तो आपका दिमाग बहुत संकीर्ण हो जाता है उस समय, तो आपका दिमाग बहुत कम चीजें सोचने लगता है, बहुत प्रेशर में आ जाता है। इसीलिए अभी बिल्कुल बेफिक्र होके एक सामान्य आदमी इंसान की तरह सोचिए। तो चलिए अभी हमने बताया कि अधिकार क्या होते हैं, तो जिसमें हमारा स्वामित्व हो, जो हमसे कोई छीन ना सके, उसको हम अधिकार बोलते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये सब क्या समझा रहा है, इसका क्या महत्व, इसका क्या महत्व, इससे हमारे ऊपर क्या फायदा पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि अधिकार ही एक ऐसी चीज होती है जिससे हमारा विकास होता है। आप कहोगे ऐसे कैसे, मैं कहूंगा कि आप अपने जो मानव के तौर पे विकास कर रहे हो ना, जो आज आप इतने सभ्य इंसान के तौर पे बने हुए हो और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, केवल इस कारण क्योंकि आपके पास कुछ अधिकार है। अगर आपसे ये अधिकार छीन लिए जाएं तो आप जानवर की तरह हो जाएंगे, आपका कोई विकास नहीं होगा, ना आर्थिक विकास होगा, ना राजनीतिक विकास होगा, ना धार्मिक विकास होगा। आप कैसे चले जाओगे, हजारों साल पीछे चले जाओगे। आप कहोगे कैसी बात करते हो, ये सब थोड़ी होगा। तो याद करिए, एक दास को लीजिए, एक स्लेव को लीजिए, एक दास जिसके पास कोई अधिकार नहीं होते, कोई स्वामित्व तो नहीं होता कि वो खाना क्या खाएगा, वो क्या पहनेगा। एक दास को इमेजिन करिए, उसका विकास होगा कभी नहीं होगा ना। वो कैसे रहेगा, जानवर की तरह रहेगा, उसको कुछ नहीं पता होगा, उसको शिक्षा नहीं होगी, उसका स्वास्थ्य नहीं होगा। तो आप कहोगे कि अधिकार के बिना जिंदगी तो दासों की तरह होती है। तो मैं कहूंगा हाँ बच्चों, जिंदगी दासों की तरह होती है। अगर आपके अधिकार आपसे छीन लिए जाएं तो आप एज ए दास हो जाओगे, एज ए स्लेव काम करने लगोगे। और याद करिए, दासों की जिंदगी कितनी भयावह होती होगी। ना हो तो हॉलीवुड की कोई मूवी देखिएगा, अच्छी बनी है, बॉलीवुड में भी बनी होगी, तो आप कभी इस चीज को देखिएगा, तब समझ में आएगा आपको कि अधिकार क्या होते हैं। अगर आपको एक दास से एक सभ्य इंसान बनना है तो आपके पास अधिकार होने चाहिए। जैसे मैं कहूं ये दास है ना, और इससे अधिकार जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, ये सभ्य इंसान बन जाएगा। तो आपको अब दास और अधिकार और सभ्य इंसान में संबंध समझ में आने लगा होगा। भारतीय महिलाएं सशक्त नहीं थी पहले। क्यों नहीं सशक्त थी, क्योंकि उनके पास अधिकार नहीं थे। उन्हें कहां जाना है, किससे मिलना है, क्या कमाना है, कैसे कमाना है, इन सब में कोई स्वतंत्रता नहीं थी। तो इसीलिए कहा जाता है महिलाएं कमजोर थी। और आज पूरा विश्व परेशान है, क्यों, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। आखिर क्या होता है महिला सशक्तिकरण, मुझे आप बताइए, महिला सशक्तिकरण क्या होता है, क्या होता है, सोचिए खुद। महिलाओं को अधिकारों से युक्त कर देना। जब हम महिलाओं से उनके अधिकारों को जोड़ देते हैं तो कहते हैं कि महिलाएं सशक्त हो गई। ये होती है महिला सशक्तिकरण की डिफिनेशन। महिलाओं को अगर हम अधिकार दे देंगे कि वो कुछ भी कमा सकती हैं, कैसे भी कमा सकती हैं, महिलाओं को अधिकार दे देंगे वो कैसे भी पढ़ाई कर सकती हैं, कहीं भी घूम सकती हैं, कहीं किसी से मिल सकती हैं, बात समझ आई, कोई उन पे रोक टोक नहीं होगा, वो कहीं भी घूम सकती हैं। तो आप कहोगे हाँ अब सर महिला सशक्त हो गई, क्योंकि महिलाओं को अधिकार दे दिए। ऐसे ही बच्चों, हमने दलितों को भी तो अधिकार दिए। एक समय दलितों की स्थिति कैसी थी, दासों की तरह थी। फिर एक महान शख्स आते हैं भीमराव अंबेडकर जी, और क्या जोड़ते हैं, इनके साथ जोड़ते हैं अधिकार, और फिर वो बनते हैं कैसे, एक दास से एक सभ्य इंसान की ओर। और वो धीरे धीरे चल रहा है अभी, है ना। ये धीरे धीरे हमेशा चलेगा। जितने आपको आपके अधिकार मिलते जाएंगे आप उतना ही सभ्य होते जाओगे। तो समझ में आया बच्चों कि कितने जरूरी होते हैं ये अधिकार हमारे। अब चलते हैं कहानी के तौर पे, आपको चीजें और समझ में आ जाएंगी। अभी अगर आपको महसूस ना हो रहा हो, मान लो ये दो घर हैं, ठीक, मान लो ये घर है, एक घर ये है, ठीक है। अब मान लो इस घर में एक इंसान रहता है एम, इसका नाम एम है, और मान लो इसका नाम
n है, ठीक। ये दो इंसान हैं, ठीक। ये दोनों हमारी उम्र के बच्चे हैं, मान लो, है ना। मान लो ये 18-18 साल के दो लड़के हैं, ठीक। अब इस घर में जो पिताजी हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत उदार तरह के हैं। पर जो यहाँ के पिताजी हैं वो बहुत खड़ूस टाइप के हैं। अब देखो, पिताजी कोई खड़ूस होते नहीं है, लेकिन बस समझाने के लिए बोल रहा हूं, है ना। अब पिताजी मतलब खड़ूस कहने का क्या मतलब है कि हर चीज में टोकते हैं। अब मालूम चला इस बच्चे ने कहा कि पापा मुझे घूमने जाना है, क्या मैं जा सकता हूं? तो पिताजी पूछेंगे कि बेटा कहां जा रहे हो, कोई खतरा तो नहीं है? अगर कोई खतरा नहीं है तो तुम जा सकते हो। लेकिन इसने कहा कि पिताजी मुझे घूमने जाना है, भाग बैठ। तो इस तरह इसको मना कर दिया। इसका घूमने का अधिकार गया, इसका घूमने का अधिकार नहीं है। अब समझ रहे आप, घूमने का अधिकार नहीं है, इसको है। अब इसने कहा पापा जी मुझे मूवी देखनी है ना। तो इसने पूछा पिताजी मुझे मूवी देखनी है, तो पिताजी ने कहा बेटा मूवी में ज्यादा हिंसा तो नहीं, वायलेंस तो नहीं, क्योंकि अभी तुम छोटे हो, है ना। तो चलो अगर नहीं है तुम देख सकते हो। तो इसने कहा कि देख लो, इसे मूवी देखने का अधिकार है। अब इसको क्या हुआ, इसके पिताजी से जब इसने पूछा कि पापा मूवी देख लें, तो उन्होंने कहा बर्बाद हो क्या, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी क्या, तुम्हें कोई काम नहीं और करना, चुपचाप से पढ़ाई करो, कोई मूवी नहीं देख सकते। तो इसका मूवी देखने का भी अधिकार खत्म। फिर इसने कहा कि पापा मुझे ना मैथ नहीं लेना, बायोलॉजी पढ़नी है, मुझे बायोलॉजी अच्छी लगती है। तो पिताजी ने कहा कि तुम्हें अच्छी लगती है ना, तुम दबाव में तो नहीं हो, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो पढ़ो, तुम बस मन हो लगा के पढ़ाई करो, खुश रह के पढ़ो। तो इसने बायोलॉजी ले ली, इसको पढ़ने का भी अधिकार है। फिर वहीं इसने कहा कि पिताजी हमें बायोलॉजी लेनी है, मैथ नहीं लेनी। तो पिताजी कहेंगे बुड़बक हो क्या, बायोलॉजी से क्या करोगे, मैथ से बीटेक करोगे, इंजीनियर बनोगे, नाम रोशन करोगे, कुछ नहीं तुम्हें लेना, तुम मैथ लोगे। तो ये भी इसके पास अधिकार नहीं। तो इस तरह की कहानी चल रही है। मान लो इसने कह दिया कि पिताजी मुझे ना पूजा पाठ करने में कोई मन नहीं लगता, मुझे भरोसा नहीं है भगवान पे, मैं ना आध्यात्मिक तरीके से करना चाहता हूं। तो पिताजी ने कहा ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम उस तरह करो, तुम्हें जिस भगवान की पूजा करनी है उस भगवान की पूजा करो। तो इसको पूजा पाठ करने का भी पूरा अधिकार है, जहां चाहे वो कर सकता है। अब इसने कहा कि पिताजी मुझे पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता, पिताजी ने इसे दौड़ा दिया 2 किलोमीटर तक जूता लेके कि खानदान का नाम बर्बाद करोगे क्या, तुम्हें पूजा करनी होगी, जिसकी मैं बताऊंगा उसकी पूजा पाठ करोगे। तो ठीक। अब मान लो अब ये लड़का बड़ा हो गया, इसका कहीं और शादी करने का मन है। तो इसने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं शादी करना चाहता हूं। तो पिताजी कहेंगे कि बेटा देख लो, अच्छे से समझ लो, अगर मन है तो कर लो, तुम्हारी जहां इच्छा हो तुम करो। तो इसने कर ली शादी। अब इसका तो हाल आपको पता ही होगा, इसका तो मैं बताना ही नहीं चाहूंगा। तो अब बताओ मुझे कि जब दोनों ये 18-18 साल के थे और जब ये बड़े होकर 25 साल के होंगे, तो किस लड़के का ज्यादा विकास होगा, किस लड़के की ज्यादा डेवलपमेंट होगा, कौन लड़के का माइंड ज्यादा अच्छा होगा, कौन लड़का अच्छे डिसीजन लेगा, है ना। ये कोई अच्छा डिसीजन ले पाएगा क्या, नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा दबा के रखा गया, हमेशा दास की तरह रखा गया। इसने कभी कोई निर्णय लिया ही नहीं, इसको सही गलत पता ही नहीं। तो ये हमेशा क्या रहेगा, कमजोर रहेगा। ये कभी भी अपने क्षमताओं का पूरा प्रयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने कभी क्षमताएं बनाई ही नहीं। पर ये क्या होगा, ये हंसमुख लाल होगा। कैसे होगा, ये हंसमुख लाल होगा, ठीक है। और ये भाई, ये कैसे होंगे, ये हमारे भाई उदास होंगे। क्लियर? तो ये कहानी होगी। अब इस कहानी में इनमें और इनमें अंतर किस बात का है, ये बताओ। ये अंतर केवल अधिकारों का है। इसको इतने अधिकार मिले हुए थे और इसको कोई अधिकार नहीं मिला था। इसके पिताजी ने इस बच्चे को कोई अधिकार नहीं दिए, जबकि इस पिताजी ने इस बच्चे को सारे अधिकार दिए हुए थे। तो कहने का मतलब है कि जिसको अधिकार मिलेगा उसी का विकास होगा। यह आप खुद महसूस करो, आप खुद सोचो कि अगर आपको कोई आर्थिक रूप से अधिकार ना हो तो क्या आपका विकास होगा? आप दबाव में काम करोगे, एक मजदूर की तरह, एक मशीन की तरह काम करोगे, आपका वाकई कोई विकास नहीं होगा। बात समझ में आ रही? तो आपका विकास कब होगा? जब आपको कोई भी क्षेत्र में काम करने की स्वतंत्रता होगी, बस वो काम सही हो। मैंने बार बार देखा था पिताजी क्या कर रहे थे, हर चीज में सावधानी रख रहे थे। तो बच्चों, इस घर का विकास होगा। ये घर कैसा बनेगा? एक सुंदर और खुशहाल घर बनेगा,
ना। इस घर में पिता भी खुश होंगे, बच्चे भी खुश होंगे और आने वाली पीढ़ी खुश होगी। ये घर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। इस घर में संपन्नता आएगी, आर्थिक संपन्नता, सामाजिक संपन्नता, राजनीतिक संपन्नता, धार्मिक संपन्नता। पर यह घर हमेशा क्या रहेगा, एक ऐसा माहौल बना रहेगा कि यहां कोई खुशी नहीं होगी। क्या भरोसा है एक दिन पिताजी से लड़के भाग जाए, विद्रोह कर दे पिताजी के खिलाफ, हो सकता है ना, कलह रहेगी, हमेशा लड़ाई होती रहेगी। पर यहां ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये चीजें समझ रहे हैं ना। ऐसे ही अब देश को समझिए। ये मान लो पिता की जगह हो गया स्टेट, राज्य, और ये मान लो हो गया पिता की तरह ये भी स्टेट, और ये मान लो हो गया सिटीजन। बात समझ आ रही। अब चलो इसकी जगह इमेजिन कर लो सऊदी अरब, और यहां इमेजिन कर लो अपना इंडिया, है ना। अब आप मुझे बताओ कि इंडिया में जो पिताजी है, मतलब इंडिया रोकता है क्या कि आप किसी की पूजा पाठ ना करो या किसी की करो? आपको आजादी है ना, पर सऊदी अरब में आजादी नहीं है। तो सऊदी अरब का क्या हाल होगा? सऊदी अरब में स्थिति तब तक सही है जब तक पिताजी के पास पावर है, शक्ति है, वरना कब जनता विद्रोह कर दे पता नहीं चलेगा। चीन का भी यही हाल है। कभी सही रहेंगे ये लोग? अब आप समझ जाओ, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। भारत में है, आप कुछ भी पूजा पाठ कर सकते हो, मूवी देख सकते हो, कोई बिजनेस कर सकते हो, कहीं घूम सकते हो। तो इससे क्या होगा? भारत के लोगों का क्या होगा? विकास होगा। यूएसए में आप देखो, यूएसए के लोगों का विकास क्यों हुआ? क्योंकि वहां सबसे ज्यादा अधिकार है। तो अधिकारों को लेकर आपको अब एक कॉन्सेप्ट बन रहा है ना, एक अंडरस्टैंडिंग बन रही ना कि कैसे एक राज्य के लिए अधिकार जरूरी होते हैं, और वह अधिकार न केवल राज्य के नागरिकों के लिए अच्छे होते हैं बल्कि वो संपूर्ण राज्य के लिए भी अच्छे होते हैं। नागरिक डेवलपमेंट करेंगे तभी तो राज्य आगे बढ़ेगा। बात समझ में आ रही? तो आप भारत और सऊदी अरब या पाकिस्तान या अफ्रीका के कोई कंट्री से तुलना कर लीजिएगा कि अधिकारों का क्या महत्व होता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको अधिकारों के बारे में महसूस होने लगा होगा कि एक नागरिक के जीवन के विकास के लिए अधिकार कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपको चीजें पता चलने लगी होंगी। आप खुद से भी इसको महसूस कर सकते हो कि आपके जब अधिकार छीने जाते हैं तो आपका कैसे विकास बाधित होता है। बात समझ में आ रही? अगर सचिन को अधिकार ना होता क्रिकेट खेलने का तो क्या वो सचिन बनता? नहीं बनता। तो कब बना सचिन? जब उसको खेलने का अधिकार था। क्यों? जाओ तुम्हें जो करना हो करो, तुम्हें जैसे जीविका उपार्जन करना हो कर सकते हो। बात समझ आ रही? तो अधिकार मेन होते हैं। चलिए, तो इस तरह हमने क्या समझा? अधिकार समझे, अधिकार का इंपॉर्टेंस समझी। अब सवाल यह आता है कि इसकी खोज कैसे हुई होगी, कैसे ये आए होंगे, पता चले होंगे कि अधिकार भी कोई चीज होती है। कैसे इसको लेकर इतनी नागरिकों में चेतना आ गई कि स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन हुआ, लाखों लोगों की जान गई। आखिर कैसे आया होगा? तो चलिए एक कहानी की तरफ चलते हैं, और ये कहानी बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको बहुत सरल लगेगी, लेकिन सरल मैंने बनाई है, उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी स्टोरियां हैं, उनको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, जैसे क्या था कि पहले क्या था, मान लो जब मानव का धीरे धीरे विकास हुआ था, हम बंदर से इंसान बने थे, तो क्या हुआ? पहले हम लोग कहीं भी घूमते रहते थे, सब अलग अलग रहते थे, और जो थोड़ी बहुत भी ताकतवर होता था वो मार के किसी को खा जाता था, जैसे जानवरों में आज की डेट में होता है। इसको मत्स्य न्याय बोलते हैं। जो भी बड़ी मछली होगी छोटी मछली को खा जाएगी। तो आप मुझे बताओ, ये कोई अच्छी व्यवस्था है क्या? क्या सबका विकास हो पाएगा? इसमें नहीं हो पाएगा। केवल एक आदमी का होगा, और उसका भी कोई विकास नहीं हो रहा। वो तो केवल जब तक ताकतवर है तब तक है। मान लो किसी दिन उससे बड़ा ताकतवर कोई आ गया तो भी मर गया। सब आदमी कैसे रहेंगे? डर के माहौल में रहेंगे। डर रहेगा, सब में डर रहेगा, है ना, कि पता नहीं कब कौन खत्म हो जाए, कब किसके ऊपर हमला हो जाए। जब ये सब अलग अलग हैं तो सब डर रहे हैं। और ये बताइए, क्या डर में किसी का विकास हो सकता है ना? नहीं होगा। सब बिल्कुल घुट घुट के तनाव में रह रहे होंगे। लेकिन जब आपस में सब मिले होंगे एक दिन, तो इन्होंने क्या सोचा होगा कि यार हम सब डर रहे हैं, एक दूसरे से डर रहे हैं, तो क्यों ना आपस में मिलकर एक संगठन बनाए, और एक ऐसा संगठन बनाए जो हम सबका डर खत्म कर सके। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो ये आपस में सब मिल गए, और इन्होंने क्या किया? एक बना लिया संस्था, है ना, एक संस्था बना ली इन्होंने। बात समझ में आ रही है? अब ये सब आपस में मिल गए और कहा कि हम सब मिलके अब एक हो जाते हैं और एक संस्था बना लेते हैं। वो संस्था क्या करेगी? हम सबकी रक्षा करेगी। हम सबकी क्या करेगी? रक्षा करेगी। हम सब मिलके अब काम करेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों? इससे डर खत्म। डर खत्म हो गया ना इससे अब। और जब डर खत्म होगा तो इनको सुकून मिलेगा, तो इन्हें अच्छा लगेगा कि यार चलो यार कुछ तो अच्छा हुआ,
आपस में जब मिले तो कोई तो अच्छी चीज बनी। तो इस तरह एक संस्था बनी जिसका उद्देश्य था इसकी रक्षा करेंगे। इसी संस्था का नाम था राज्य। ऐसे ही राज्य की संकल्पना आई होगी। राज्य कोई पहले से नहीं बन गए होंगे, राज्य मानव ने, नागरिकों ने खुद के विकास के लिए बनाया। और जो आज हम देख रहे हैं ना, ऐसा कोई राज्य थोड़ी था पहले। राज्य तो धीरे धीरे बने ना, जैसे हम लोग मोबाइल फोन जो चला रहे हैं आज, ऐसे थोड़ी आ गए थे मोबाइल फोन। पहले तो देख रहे होंगे ना, नोकिया का 1100 आता था, लेकिन आज देखिए कैसे, भविष्य में तो कैसे आएंगे पता ही नहीं। तो इसी तरह राज्य जो वर्तमान में है वो ऐसा नहीं था पहले। पहले बहुत साधारण सी एक संस्था थी। जैसे आज राज्य में क्या होता है, न्यायपालिका होती है, कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, सब अलग अलग होते हैं, सबके फंक्शंस डिसाइड रहते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले मान लिया कि एक संस्था बना ली जिसका नाम रख दिया मान लो राज्य, और कहा कि ये संस्था अब क्या करेगी, हम सबकी सुरक्षा करेगी। और इसी तरह छोटे छोटे कई कबीला बन गए होंगे, और ये सब कबीले आपस में क्या करने लगे होंगे, एक दूसरे से डरते होंगे, लेकिन सबने जो संस्था बनाई है उसका उद्देश्य क्या है, रक्षा करना। तो इस तरह पहली बार राज्य का कॉन्सेप्ट आया। और यहां क्या हुआ, यहां पर इन लोगों ने अपने अपने अधिकार, अब देखो सबके पास पहले राइट्स थे, सबके पहले स्वामित्व था, कुछ भी खाओ, कहीं भी घूमो, है ना, जो करना करो, सबके पास अधिकार थे। जैसे इस समय मान लो जंगल चले जाओ तो जंगल में जितने जानवर हैं सबके पास खूब अधिकार है, जो मन हो करो। पर वो अधिकार स्थायी नहीं है। कब बड़ी मछली आएगी छोटी मछली को खा जाएगी पता नहीं। वो अधिकार बड़े नाम मात्र के हैं, बहुत कम समय के लिए हैं। लेकिन जब इन लोगों ने आपस में क्या, पहले ये है ना, पहले ये क्या कर रहे थे, अलग अलग रह रहे थे, तो सबके पास राइट्स थे, कहीं भी खाएं पिए, कोई कुछ भी काम करे। लेकिन जब आपस में मिल गए तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने अधिकारों को थोड़ा थोड़ा कम किया। और क्या किया, किसको दे दिए, इसको दे दिए, राज्य को दे दिए। अब आप कहोगे समझ में नहीं आ रहा सर, कैसे राज्य को दे दिए। तो क्या कहा कि देखो भाई, अभी तक हम लोग कहीं भी घूम सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, कोई भी काम कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम लोग अब सब मिल के काम वही करेंगे जो सबके लिए अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं अपने अधिकार तो कम कर दिए ना। जैसे मान लो कि दो लड़के अलग अलग रहते थे, अब वो एक साथ एक रूम में रहने लगे। तो पहले कोई भी रात को पढ़ सकता था, कोई भी दिन में पढ़ सकता था, लेकिन जब वो भी एक साथ हो गए तो उन्होंने अपने अधिकार कम कर दिए ना। कैसे कम किए कि भाई अब रात को अगर पढ़ोगे तो टेबल लैंप से पढ़ोगे केवल, या तो रात को पढ़ोगे ही नहीं, रात को दोनों लोग सोएंगे। बात समझ आ रही, रात को या तो टेबल लैंप से पढ़ोगे या तो बाहर जाके पढ़ोगे। तो पहले जो दोनों के अधिकार थे पूरे थे, कहीं भी पढ़ सकते थे, कैसे भी पढ़ सकते थे, गाना तेजी से सुन सकते थे, चिल्ला सकते थे, कुछ भी खाना बना सकते थे। लेकिन जब वो दोनों साथ हो गए तो उसके कई फायदे हुए होंगे साथ रहने के, किराया कम हो गया होगा, है ना, और अन्य भी कई फायदे होंगे। और उससे सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ होगा थोड़ी बहुत, तो क्या हुआ होगा, वो यही हुआ होगा कि उन लोगों को अपने अधिकार कम करने पड़े होंगे। तो ऐसे ही इन लोगों ने एक बड़े लाभ के लिए, वो बड़ा लाभ क्या था, सुरक्षा था। वो बड़ा लाभ क्या था, सुरक्षा, है ना, वो बड़ा लाभ था सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए क्या किया, अपने अधिकारों को थोड़ी बहुत कम कर दिया। इन्होंने कहा कि यार पहले तो ये होता था कि पता नहीं कब शेर आ जाए खा ले, कब कोई बड़ा कबीला आके हमको मार दे, कब कोई और दूसरा आके हमको मार दे। ये अधिकार तो सब नाम मात्र के थे, कोई वास्तविक रूप से अधिकार था ही नहीं, है ना, जंगल राज था। लेकिन जब हमने अपने थोड़े थोड़े अधिकार सौंप के एक नई संस्था बनाई जिसको राज्य कहा, अब राज्य हम सबकी रक्षा करेगा। बात समझ में आ रही। तो जब राज्य रक्षा करेगा तो अधिकार कम जरूर हुए लेकिन स्थायी हो गए। अब अधिकारों की क्वांटिटी कम हुई है लेकिन क्वालिटी तो बढ़ गई। अब ऐसा तो नहीं कि कोई भी आके मारेगा, हम यहां रह रहे हैं वहां सैनिक रहेंगे। अरे भाई जैसे मान लीजिए 5-6 लोग, थोड़ी हजारों लोग रहे होंगे, तो इन हजारों लोगों ने क्या किया, जो पहले अलग अलग थे, इन लोगों ने कहा कि अब हम एक ना 100 लोगों की सेना बनाते हैं, है ना, इसी राज्य के अंतर्गत एक आदमी बनाएंगे जिसको हम राजा बोलेंगे, और राजा इन लोगों को क्या करेगा, देखेगा, है ना। तो अब ये आराम से सारा काम कर रहे होंगे क्योंकि इनकी रक्षा करने के लिए एक राजा है जो 100 सैनिकों के साथ है। भाई ये लोग जो कमाते होंगे थोड़ी थोड़ी इसको दे देते होंगे, अधिकार दे रहे हैं ना। तो इस तरह एक संस्था बनी थी राज्य। लेकिन ये संस्था में क्या था, बहुत कम अधिकार दिए थे और बाकी अधिकार किसके पास थे, नागरिकों के पास थे। और नागरिक एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे जो होती है। अब आप कहोगे सर इसमें दिक्कत क्या आई, इसमें दिक्कत ये आई कि नागरिक हो गए मान लीजिए, है ना, ये मान लो हो गया राज्य।
तो ये बताओ मुझे, राज्य के पास सीमित अधिकार थे पहले? बिल्कुल सीमित थे, है ना। ऐसा थोड़ी था कि राज्य जो चाहे वो करे। राज्य तानाशाही में नहीं था, तानाशाही नहीं था। राजा वही काम कर सकता था जो ये लोग कहें, क्योंकि इन लोगों ने राज्य बनाया था ना, इन लोगों ने राज्य को बनाया था, इन लोगों ने शक्तियां दी थी, तो राज्य बहुत कमजोर था और राज्य वही काम कर रहा था जो इनके लिए फायदेमंद हो। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना कि जो राज्य था, तो राज्य तो कुछ होता नहीं है वास्तविक में। राज्य के नाम पे कौन काम करता? सारा काम करता सारा राजा। जैसे वर्तमान में कहूंगी भारत है, तो भारत कहां आप कहोगे? कहीं नहीं दिखेगा आपको भारत। अगर मैं कहूंगा कि ये इंडियन स्टेट ने कानून पास किया है, तो रियल में कानून कौन पास कर रहा है? जो सरकार है अपनी, मोदी जी, वो पास कर रहे हैं ना। किसके नाम पे पास कर रहे हैं? भारत के नाम पे काम कर रहा है ना सब कुछ। वास्तव में भारत तो कहीं दिखता नहीं है। भारत एक अमूर्त संस्था है, एक अब्स्ट्रैक्ट इंस्टीट्यूशन है। उसके नाम पे कौन काम कर रहा है? ये साधारण इंसान। तो जितने भी राज्य को पावर मिले हैं, वो पावर कौन यूज कर रहा है? ये साधारण इंसान ही तो कर रहे हैं। तो क्या हुआ, राजा के दिमाग में आया होगा कुछ कि यार धीरे धीरे मैं इनके सारे अधिकार छीन लूं और मैं ताकतवर होता जाऊं। नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना, वो अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता है। तो धीरे धीरे राज्य के नाम पर राजा ने सारे अधिकार छीन लिए और ये हो गए सब कमजोर। अब क्या, जो पहले मालिक टाइप के थे अब दास हो गए, है ना, अब दास हो गए। और राजा क्या हो गया? राजा हो गया मालिक। ये हुआ किसके नाम पे था? राज्य के नाम पे। कहानी सुनाई होगी कई तरह की, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन की घटना है ये काफी लंबी घटना है। आपको अगर महसूस ना हो रहा हो तो ऐसे महसूस करिए कि जब ब्रिटिश आए थे ना भारत में, तो कोई हमला करने नहीं आए थे, कोई कब्जा करने नहीं आए थे, लेकिन धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने कब्जा कर लिया। अब आप बताओ कि कैसे केवल कुछ 100 लोग करोड़ों लोगों पे कब्जा कर सकते हैं, कैसे करोड़ों लोगों का वो शोषण कर सकते हैं। कुछ तो रहा होगा। इसको समझने के लिए अभी ना आपको थोड़ी दिमाग अपना खोलना पड़ेगा। उन्होंने कभी ना सैनिक रूप से हमें नहीं कमजोर किया, हमें मानसिक रूप से कमजोर कर दिया। हमें क्या, हमें मानसिक रूप से उन्होंने विकलांग कर दिया। कैसे? जैसे अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या कहा भारतीयों से कि तुम लोगों को ना हम ये सिखा देंगे कि कैसे और अच्छे हुआ जाता है। तुम लोग तो ना गांव के हो, असभ्य हो, काले लोग हो, हम गोरे लोग हैं, हमें भगवान ने भेजा है तुम्हें बेहतर बनाने को। तुम क्या हो, बहुत बेकार हो, तुम लोगों को कुछ नहीं आता। तो बताइए हम क्या करेंगे? उन्हें माई बाप समझने लगेंगे, अरे यार ये लोग भगवान ने भेजा, ये लोग हमें बहुत अच्छा सिखाएंगे, चलो साहब तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। तो अब आप मुझे बताओ कि इस तरह में एक आदमी जो आएगा वो हजारों लोगों को कंट्रोल कर लेगा। यही कहेगा ना हजारों से कि तुम्हें सब क्या करना है, अपना विकास करना है, मैं बताऊंगा तुम्हें। तो यही हुआ, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भारतीयों को नीचा दिखाया, उसके लिए अलग से पूरा इतिहास लिखा। उस इतिहास में क्या दिखाया कि भारतीय लोग कमजोर हैं, भारतीयों को क्या असभ्य दिखाया और अपने आप को अच्छा दिखाया। और इस तरह उन्होंने भारत के ऊपर मानसिक रूप से अतिक्रमण कर लिया और हम उनको अपना माई बाप समझने लगे। फिर 100 साल बाद पता चला कि ये हमारा शोषण कर रहे हैं। ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है। कई बार हमें कोई ऐसा मिल जाता है, मान लो कि हमारे मानसिक रूप से हमें अपने अंदर कर लेता है, जैसे अपने मोह में हमें उलझा लेता है ना, हमें लगने लगता है यही हमारे सब कुछ है। अब बाद में पता चलता है कि हमारा शोषण हो रहा है। बात समझ में आई? तो मानसिक रूप से कब्जे में आना बहुत कठिन काम होता है। सैन्य रूप से तो आप छूट जाओगे, लेकिन मानसिक रूप से अगर किसी के कब्जे में आ गए तो छूटना मुश्किल है। अब आप देखो हमारी भारतीय संस्कृति में आप कई ऐसे ऐसे बाबा पड़े, ढोंगी बाबा, जो हजारों लोगों को अपना भक्त बनाए, एक से एक शक्तिशाली लोगों को भक्त बनाए। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग पे कब्जा कर लिया ना बाबा ने। चाहे जितनी सेना रखो कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाबा तो दिमाग को कंट्रोल कर लिया। याद है ना आपको? तो वो चीज राम रहीम की घटना से तो पता ही चल रहा होगा, कुछ वैसा ही होगा, अंग्रेजों ने किया होगा, दिमाग में हमारे कब्जा कर लिया। आज हम देखो, आज हम किसी ब्रिटिश को देखते हैं तो हम उसको क्या समझ लेते हैं, ये बहुत टैलेंटेड होगा। कोई आदमी इंग्लिश बोलता है तो हम समझ लेते हैं यार ये तो बड़ा विद्वान होगा। ऐसा नहीं होता। बात समझ में आई? हम क्या है, अभी भी कहीं ना कहीं दिमाग से गुलाम है ना। तो चलिए यहां आते हैं। तो राजा ने क्या किया होगा? राजा ने भी कोई ना कोई मानसिक रूप से इनका शोषण किया होगा पहले। तो सबसे बड़ा मुझे तो कारण लगता है एक धर्म था, धर्म के नाम पे किया। धर्म के नाम पे क्या किया? अब सोचो कहानी क्या हुई होगी। राजा ने इनको सिखाया होगा कि भाई सुनो, तुम सब ना पहले स्वर्ग में रहते थे,
पर स्वर्ग में तुमने अपराध कर दिया, तुम्हें नरक भेज दिया। और नरक मतलब ये पृथ्वी। और ना अब तुम्हें एक ग्रंथ भी दे दिया है, इसी ग्रंथ के अनुसार काम करना है। और एक दिन तुम्हारा एग्जाम होगा, अगर तुम सही पाए गए तो तुम्हें फिर स्वर्ग में एंट्री मिलेगी, वरना तुम्हें नरक में ही रहना पड़ेगा या तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। ये कहानी सुनाई होगी, ये कहानी रियल में है, एडम एंड ईव की कहानी है। मैं बहुत सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूं। तो भाई ये सब क्या सोचे होंगे कि यार सही बोल रहा है, ये सभ्य है ना, वही गोरे लोग की तरह ये सही बोल रहा है। हम सब पहले स्वर्ग में रहते थे, हमने कोई अपराध कर दिया है इसलिए हमको धरती में भेजा नरक में, और अब हमको कोई दूसरा अपराध नहीं करना, ऐसा कोई काम हमको अब नहीं करना जिससे भगवान नाराज हो जाए, क्योंकि फिर एग्जाम में हम फेल हो जाएंगे और कयामत के दिन हम फेल हो जाएंगे और हमें स्वर्ग में जाने को नहीं मिलेगा। तो राजा ने इनको ये कहानी सुनाई होगी। और इसका सहयोग किसने किया? चर्च ने किया, भाई पादरी ने किया होगा। ये कहानी यूरोप के संदर्भ में है, तो इसलिए मैं चर्च यूज कर रहा हूं, है ना। तो ये दोनों पादरी व राजा मिल गए होंगे और क्या किया होगा? इस वर्ग का किया होगा शोषण दास की तरह। अब दास मतलब समझ रहे हो ना, कोई अधिकार नहीं, केवल इनको कर्तव्य बता दिए, बस केवल कर्तव्य बता दिए कि तुम्हें क्या क्या करना है, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, बस जो राजा कहेगा वही ये कर सकते हैं। और राजा ने ये धर्म के नाम पे करवाया होगा कि देखो तुम ज्यादा 3 2 5 करोगे, अपने मन का करोगे तो तुम्हें फिर भगवान नहीं छोड़ेगा। और थोड़ी बहुत को अपनी सैन्य क्षमता से दबा देता रहा होगा कि मान लो कोई ज्यादा बगावत कर रहा है तो उसको फांसी में लटका दो सबके सामने और कह दो कि देखो ये भगवान के खिलाफ बोल रहा था और जिस कारण हमारा पूरा समाज फेल हो जाता कयामत के दिन, इसीलिए इसको मरवा दो। तो सब जनता भी बोलती होगी हाँ हाँ ये पापी है, इसको मार दो। तो इस तरह पूरे लोगों पे कंट्रोल कर लिया। और ये रहा करीब करीब 12वीं से 13वीं सदी तक। इसी को कहते हैं डार्क एज, अंधकाल या सोया हुआ समय, जिसमें सब कोई सो रहे हैं, कोई दिमाग ही नहीं लगा रहा। जो जो राजा और पादरी बोल रहे हैं वही वही सब कर रहे हैं, सब सो रहे हैं, कोई दिमाग नहीं। तो इस समय क्या था? इस समय राज्य क्या था? राज्य तानाशाह हो गया, राजा या राज्य तानाशाह हो गया और सारी शक्तियां अपने पास, सारे अधिकार अपने पास रखे, सारे अधिकार अपने पास रखे और इन सब के अधिकार पूरे के पूरे छीन लिए। बात समझ में आ गई? अब क्या हुआ? नागरिक हो गया अधिकार विहीन, नागरिक हो गया अधिकार विहीन, केवल कर्तव्य रह गया, अधिकार नहीं रह गया, कोई कर्तव्य रह गए। अब आप मुझे बताओ राजा क्या हो गया? राजा मान लो या राज्य मान लो, ये क्या हो गया? तानाशाह। इसके पास केवल और केवल अधिकार थे। क्लियर हो गया? तो अब बताओ नागरिक का विकास होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल विकास नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहानी बताई थी ना खड़ूस पापा वाली। तो ये मान के चलो कि तानाशाह और खड़ूस पापा से कंपेयर कर लेना। अब कोई विकास होने की कोई संभावना नहीं है। तो अब विकास तो नहीं होगा भाई। और जिस उद्देश्य के लिए राज्य बनाया गया था, राज्य क्यों बनाया गया था? राज्य तो इसीलिए बनाया गया था ना कि लोगों में सुरक्षा का भाव आए, सुरक्षा का भाव आएगा तो लोग विकास करेंगे, है ना। लेकिन वो सब कुछ फेल हो गया। राजा तानाशाही कर रहे थे, केवल कर्तव्य बता रखे थे। जैसे हम लोगों ने क्या हुआ, महिलाओं को अभी नहीं, आज से 20-30 साल पहले देखो कि महिलाओं को केवल कर्तव्य बता दिए हैं बस, कि तुम्हें घर में झाड़ू पोछा करना है, तुम्हें घूंघट करना है, तुम्हें किसी के सामने ज्यादा मुस्कुराना नहीं है, तुम्हें तेजी से नहीं बोलना, तुम्हें ऐसे बैठना है, तुम्हें रात को बाहर नहीं निकलना, है ना। केवल हमने उसको क्या समझा दिया? कर्तव्य। अधिकार उसको कोई नहीं दिए। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब हम अधिकार दे रहे हैं, क्योंकि अधिकार दे नहीं रहे, छीन रही है। और सही भी है, छीनना चाहिए भाई। जो गलत जिसके साथ हो रहा है वही तो अपना इलाज करेगा, और मैं इसका समर्थन करता हूं। तो बात समझ में आई आपको कि अधिकार अब लिए जा रहे हैं ना, तो उसका विकास होगा। वैसे ही नागरिकों के साथ क्या था उस समय कि नागरिकों को केवल कर्तव्य पता थे कि हमें ये करना है, ये करना है, अधिकार उनको कोई नहीं था। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदली और लोगों का दिमाग लगने लगा। अब लोग जो सोए थे वो जागने लगे, जो सोए थे वो जागने लगे। कोई एक आदमी जागा होगा, अरे वो नींद से जब खुला होगा तो देखा होगा पूरी दुनिया सो रही है, सब नशा करे हुए हैं, हमारे साथ इतना गलत हो रहा है। ये कुछ वैज्ञानिक रहे होंगे। वैज्ञानिक मतलब जिन्हें सोचने समझने की क्षमता सामान्य आदमियों से ज्यादा होती है, जो भविष्य की चीजों को देख लेते हैं। अब वो वैज्ञानिक बस ये नहीं होता जो फोन बना दे, जो प्लेन बना दे, वही वैज्ञानिक होता है। सामाजिक वैज्ञानिक भी होते हैं जो समाज को समझ लें। जैसे पहले राजतंत्र था, किसी ने सोचा ही तो होगा ना कि राजतंत्र से अच्छा लोकतंत्र हो सकता है। तो ये क्या हो गया? पॉलिटिकल साइंस का कोई वैज्ञानिक हो गया,
बात समझ में आ रही? तो ऐसे ही कोई सोसाइटी का भी वैज्ञानिक होगा जिसने सोचा होगा कि हम लोगों को केवल कर्तव्य मिले हैं, अधिकार अगर मिल जाए ना हम लोगों को, तो हम लोग ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही तो भाई देखो, कोई एक खोज कैसे होती है, पहले कोई एक आदमी तो उसके बारे में सोचता है, फिर क्या होता है, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, पूरे देश में फैलाता है। जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल आज जो बन रहा है ऐसे थोड़ी खोजा गया था। पहले तो एक बहुत बड़ा सा मोबाइल देखा होगा आपने, और कहीं नहीं, केवल एक ही दो जगह रहा होगा, एक व्यक्ति के पास, दो व्यक्ति के पास, फिर धीरे धीरे वो एक दो देश में फैला, फिर पूरे विश्व में फैल गया, और साथ में मोबाइल की क्वालिटी भी तो बढ़ रही है। तो वैसे ही किसी एक आदमी ने पहले सोचा होगा कि अधिकार कुछ होते हैं, है ना। सोचा तो बहुत पहले भी गए थे, एक बार अरस्तु ने भी सोचा था, पर एक बार सोच के सब सो गए थे, फिर उठे, फिर नए नए वैज्ञानिक आए, लॉस्की आए, कांट आए, कई लोग आए, है ना, मिल आए। इन्होंने अधिकारों के बारे में चर्चा की कि अधिकार मानव के विकास के लिए जरूरी होते हैं, और ये राज्य का दायित्व तो है कि वो अधिकार अपने कम करे और नागरिकों को अधिकार दे, क्योंकि नागरिकों ने राज्य को बनाया था, ना कि राज्य ने नागरिकों को बनाया है। तो अधिकार किसके पास होने चाहिए? अधिकार होने चाहिए नागरिकों के पास, और कर्तव्य किसके पास होने चाहिए? राज्य के पास। मतलब कहा कि जो पहले की व्यवस्था थी ना, जिसमें सारे अधिकार राज्य ने रख लिए, सारे कर्तव्य नागरिक को दे दिए, कहा ये नहीं चलेगा। अगर वाकई लोगों का विकास करना है तो क्या करना चाहिए? नागरिकों को अधिकार देने चाहिए और राज्य को कर्तव्य मिलने चाहिए। तो पूरा चेंज होने लगा सिस्टम। अब देखिए यहां से अधिकारों की बात आती है। तो इसी बात को लेकर पहली बार इंग्लैंड में 1215 के समय में वहां एक ग्रुप था, उसने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और राजा को मजबूरन कुछ अधिकार सौंपने पड़े। उसी को बोलते हैं मैग्ना कार्टा, है ना। जो मैग्ना कार्टा आया था वो क्या था? वो कुछ अधिकार राजा अपने किसको दे रहा है? जो नागरिक से छीन लिए थे वो अब सौंप रहा है नागरिकों को, क्योंकि नागरिक अब जाग गया था, और जब जाग जाएगा तो अपनी चीजें छीनना चालू करेगा। लेकिन अभी भी देखो, सब लोग नहीं कर रहे, केवल कुछ वर्ग के लोग एक देश में मात्र, और ऐसे भी नहीं कि पूरे अधिकार छीन लिए। जैसे मैंने मोबाइल का उदाहरण दिया ना, कि धीरे धीरे चीजें विकसित होती हैं, तो उस समय इतना नहीं पता था कि क्या क्या अधिकार होते हैं। थोड़ी बहुत जो पता था वो अधिकार ले लिए, और बहुत कम लोगों ने लिए। इस तरह चीजें होती है शुरू। अब यूएसए का जब संविधान बनता है, तो आप देखिए जो 1776 में संविधान बनता है, उसमें तो ये बताया था ना कि राज्य को क्या क्या करना है, पर यह नहीं बताया था कि राज्य को क्या क्या नहीं करना। बात समझिएगा, एक एक पॉइंट में मेरे गौर करिएगा। राज्य को क्या क्या नहीं करना यह नहीं बताया था। जैसे मैं पापा वाला उदाहरण दिया था कि अगर पिताजी को बता दूं मैं ये कि पिताजी आप ये काम नहीं कर सकते, आपकी एक लिमिट है, वो काम आप नहीं कर सकते, तो जब पिताजी की लिमिट लग जाएगी तो कौन अधिकार पाएगा? वो अधिकार उसका पुत्र पाएगा ना, क्योंकि पिताजी को लिमिट लग गई कि आप मुझको घूमने से नहीं रोक सकते, आप मुझको बायोलॉजी लेने से या विषय का चयन करने से नहीं रोक सकते। तो जब भी कभी भी नहीं बता दिया जाएगा किसी के बारे में, तो उसको कमजोर किया जाएगा, और उसके जो दूसरा पक्ष है उसको मजबूत किया जाएगा। जैसे समझिए इसको, जैसे समझिए, मान लो ये राज्य है ना, ये नागरिक है, ठीक। और जैसे मान लो ये पापा है, ठीक, ये बेटा है। अगर मान लो हम पापा पे लिमिट लगा दें ना कि ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बेटा जी मजबूत हो रहे हैं अब, है ना। आखिर बेटा जी को क्या मिल रहा है? अधिकार। वहीं राज्य के बारे में समझिए, अगर हम राज्य को क्या करें? लिमिट लगा दें कि राज्य क्या नहीं कर सकता? राज्य किसी भी नागरिक को घूमने से नहीं रोक सकता, राज्य किसी नागरिक को बोलने से नहीं रोक सकता। तो देखो हमने क्या बताया? राज्य की लिमिट बता रहे हैं, और जैसे जैसे हम राज्य की लिमिट बताएंगे तो नागरिक क्या हो रहा है? अपने अधिकारों से युक्त हो रहा है, ठीक, अपने अधिकारों से युक्त हो रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये चीज समझिए आप। तो यही क्या हुआ, जब यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस समय मूल संविधान में नहीं जोड़ा था, लेकिन बाद में 10 संशोधन करके, है ना, 10 संशोधन करके ये जोड़ा कि राज्य किस किस चीज को नहीं करेगा, लिमिट लगाई राज्य पे। अब संविधान ही तो वर्णन करता है सब कुछ कि राज्य क्या करेगा, नागरिक क्या करेगा, राज्य क्या नहीं करेगा, नागरिक क्या नहीं करेगा। ये तो मैंने बहुत अच्छे से पहले समझाया। तो भाई जब यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसने क्या किया? राज्य पे लिमिट लगा दी,
और राज्य पे लिमिट लगाने का क्या मतलब है, उसने राज्य को सीमित कर दिया। ऐसा क्यों किया होगा उसने, क्यों संविधान में ऐसा लिख दिया गया, आप सोचो। क्योंकि उसे पता था संविधान बनाने वालों को कि राज्य ना एक ऐसी संस्था होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियां लेना चाहती है, क्योंकि राज्य के नाम पर काम राजा करता है या सरकार करती है, जो भी हो, राजा हो या सरकार हो, है तो कुछ व्यक्ति ही ना। अरे राजा एक व्यक्ति है, सरकार कई थोड़ी ज़्यादा व्यक्ति हैं। तो क्या होता है कि जब राज्य के नाम पर कोई दूसरे लोग काम करते हैं तो शक्तियों को अपनी ओर संकेंद्रित करने लगते हैं, सारे अधिकार छीनने लगते हैं, और इस तरह से फिर जो राज्य का मूल उद्देश्य होता है वो पूरा नहीं होता, नागरिकों का विकास नहीं होता, नागरिकों का शोषण शुरू हो जाता है। इस कारण यूएसए ने अपने संविधान में ही लिख दिया कि राज्य अपनी कुछ लिमिट्स को ध्यान रखेगा, राज्य कुछ लिमिट्स को ध्यान रखेगा ताकि नागरिकों के अधिकार न छीने, क्योंकि हमारा उद्देश्य नागरिकों का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। और डेवलपमेंट कब होगा, जब उसके पास उसके अधिकार रहेंगे। तो इस तरह का बैकग्राउंड कुछ बन रहा है। बात समझ में आई, संविधान में जुड़ गया यूएसए के। देखिए फिर मैं वही कह रहा हूं कि अभी हर जगह उतना माहौल नहीं बना था। 1945 में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब आप कहोगे सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या मतलब है इससे, तो बताओ बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों था, किसने किया था, नागरिकों ने लड़े थे क्या आपस में। मान लो ये जापान है और मान लो ये यूएसए है, तो आपस में नागरिक लड़े थे क्या, नागरिक तो नहीं लड़े थे ना। कौन लड़े थे, इनके मालिक लड़े थे, सरकार लड़ी थी। तो शोषण किसका हो रहा था, नागरिकों का। अब आप देखो हिटलर को, हिटलर ने क्या किया था, हजारों लाखों यहूदियों के साथ कितना अत्याचार किया। अर्थात पूरे विश्व में जो मानव हैं, जितने भी मानव हैं, और मानव की जो अधिकार हैं या मानव के विकास के लिए जो स्थितियां थी, उनका किसी ने ध्यान नहीं रखा। पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूं, 1945 के समय की बात कर रहा हूं। याद करिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में ये फील हो गया सबको कि अभी तक हम आपस में लड़ रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, यहां देखो लाखों लोग मर रहे हैं, वहां लोग लाखों लोग मर रहे हैं। हमने तो मानव को मशीन बना के रख दिया, कोई युद्ध करने वाली जैसे कोई मशीन हो, मानव की कोई कदर ही नहीं कर रहे। ये सब जो राज्य हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, मानव के लिए कुछ नहीं कोई कर रहा, सब केवल ज्यादा से ज्यादा साम्राज्यवाद के लिए लड़ रहे हैं, है ना, या कुछ पूंजीपतियों के लिए लड़ रहे हैं। तो फिर सबके अंदर एक चेतना आई, सबके दिमाग में यह बात आई कि अब ना हमें मानव के अधिकारों को सुरक्षित करना है, मानव को मशीन नहीं बनने देना, उनके अधिकारों को सुरक्षित करना है। राज्य इतना कमजोर कर देना चाहिए राज्य को कि राज्य कभी लड़ाई भी ना कर पाए। मतलब बात को एग्जैक्टली शब्दों का मतलब समझिएगा, राज्य ऐसा ना हो कि जब चाहे लड़ जाए। भाई राज्य तो लड़ते नहीं है, लड़ते तो नागरिक है ना, खून खराबा तो नागरिकों के साथ होता है, विकास नागरिकों का बाधित होता है। तो राज्य को अपनी लिमिट्स ध्यान रखनी चाहिए। तो राज्य को और लिमिट करने के लिए पूरे विश्व स्तर में एक समझौता हुआ, है ना। अब उस समय विश्व में संस्था कौन थी, यूएन थी, ठीक है। तो यूएन ने क्या किया, यूडी, है ना, आपको पता होगा सार्वभौमिक घोषणा पत्र, ये तो याद होगा ना, है ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक, सार्वभौमिक घोषणा पत्र मानव अधिकारों के लिए 1948 में हुआ। सार्वभौमिक घोषणा पत्र हुआ, मतलब पूरे विश्व के जो प्रमुख देश थे उन्होंने स्वीकार किया कि अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है मानव के अधिकार, है ना। मानव के अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी राज्य बनाए गए हैं उन सब का उद्देश्य अपने नागरिकों का अर्थात मानव का विकास करना है। तो हमें मानव को अधिकार देने होंगे, और मानव को अधिकार कब मिलेगा, जब सब लोग सहमति के साथ ये बात स्पष्ट रूप से कहेंगे कि अब मानव अधिकार ही सबसे पहले प्रायोरिटी में होंगे। तो 1948 को मानव अधिकार की बात होती है और एक लहर चलने लगती है, और देखो आज तक वो धीरे धीरे बढ़ रही है। आप देखिए कि अगर चीन ने उइगर समुदाय के साथ कुछ गलत किया, उइगर समुदाय है ना चीन में, जो मुस्लिम समुदाय है, इसके अधिकार से, जैसे इसके जो धार्मिक अधिकार हैं वो इससे छीने जा रहे हैं। तो क्या हुआ, पूरा विश्व का एक भाग इसका विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा। किस आधार पे कर रहा है, इस आधार पे कर रहा है कि जो हम लोगों ने यूडीएचआर स्वीकार किया था उसके खिलाफ काम हो रहा है, क्योंकि
एक मानव को यह अधिकार होता है कि वो किसी की भी पूजा पाठ करे। अगर उसको ये अधिकार नहीं मिल रहे तो उसका अधिकारों का हनन हो रहा है, और विश्व स्तर पे ये बात स्वीकार कर ली गई है कि मानव अधिकार सबको मिलने चाहिए। इसलिए हम चीन का विरोध करते हैं। जैसे हांगकांग में लोकतंत्र नहीं आ रहा तो उसका भी विश्व में कई लोग समर्थन कर रहे हैं। बड़े बड़े देश किस आधार पर कर रहे हैं? मानव अधिकार के आधार पर, कि कैसी राजनीतिक प्रणाली होनी चाहिए वो मानव अधिकारों के अनुकूल होनी चाहिए। जैसे मान लो जम्मू कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान उठाता है तो किस आधार पर उठाता है? पाकिस्तान यही कहता है ना कि जम्मू कश्मीर में भारत की सरकार गलत कर रही है, वहां के लोगों के अधिकारों को मान्यता नहीं दे रही, इस कारण भारत का वहां से अधिकार खत्म होना चाहिए। इसी आधार पर विश्व में मांग करता है केवल, और यही एक पॉइंट है बस। लेकिन भारत उसको क्या समझा देता है कि भाई पहले तो तुम अपने यहां देखो, और दूसरी बात, अगर ना भरोसा हो तो आके हमारे यहाँ देख लो कि जम्मू कश्मीर के लोग कितने अच्छे से रह रहे हैं। आप देखो कि अभी यूरोप के कई सांसद आए थे देखने, तो उन्होंने देखा होगा ना कि सारे के अधिकार तो हैं, सब अच्छे से रह रहे हैं। तो क्या हुआ, पूरा विश्व ने फिर भारत का सपोर्ट किया, तो अधिकारों को लेकर एक चेतना बनी पूरे विश्व में। समझ में आ रही बात? अब फिर चलते हैं 1948 में। तो 1948 में क्या हुआ, हमारा देश आजाद तो हो चुका था। अब 1948 से 1950 में संविधान बन रहा था। अब आपको पता होगा कि 200 साल भारत गुलामों की तरह रहा। तो भाई जब गुलाम की तरह रहा होगा तो अधिकार क्या होते हैं इसका महत्व तो पता रहा होगा, क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं होते तो उसे ये जरूर पता होता है कि पैसे की क्या इंपॉर्टेंस है। जिसके पास जो चीज़ नहीं होती उसकी इंपॉर्टेंस उसको बहुत अच्छे से पता होती है, जब मिल जाती है तो उसकी कम हो जाती है। जैसे जिसके पास स्मार्टफोन ना मोबाइल, उसको बहुत लगता है कि यार मोबाइल फ़ोन होगा तो कितना अच्छा रहेगा, जब मिल जाता तो कदर नहीं। ऐसे पढ़ाई का ले लो या किसी भी चीज़ को ले लो, तो जब इंपॉर्टेंस नहीं होती कोई चीज़, जब किसी के पास कोई चीज़ नहीं होती तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत पता होती है। तो याद करो 200 साल तक हमारे पास राइट नहीं थे, हमारे पास अधिकार नहीं थे, तो हमें अधिकारों के प्रति ना बहुत ज़्यादा ललक थी, अधिकारों से लेके बहुत ज़्यादा प्यार था। इसी के लिए आंदोलन हम लोग कर रहे थे कि हमें हमारे अधिकार दो, हमें कैसे अपनी राजनीतिक शासन प्रणाली करनी है उसका अधिकार दो, हमें किसकी पूजा पाठ करनी है उसका अधिकार दो, हमें कैसे घूमना है, क्या कमाना है उसका अधिकार दो। बात समझ आ रही? अरे नमक सत्याग्रह जो हुआ था वो क्या था? एक अधिकारों के लिए तो मांग थी कि हमें अपने नमक बनाने का अधिकार दो, हमें कैसे खाना है, क्या खाना है उसका अधिकार दो। क्लियर? तो भाई जब गुलाम रहे 200 साल और जब 1948 से संविधान बनना शुरू हुआ तो हम लोगों ने सबसे ज्यादा अधिकारों पर ध्यान दिया, क्योंकि इसी के लिए तो सब कुछ लड़ रहे थे और हमें पता था कि गुलामी का कितना बुरा असर होता है। तो हमने कहा कि हम किसी भी हालत में राज्य को तानाशाही नहीं करने देंगे, राज्य को किसी भी हालत में हम तानाशाही नहीं करने देंगे, अर्थात राज्य में हम लगाएंगे लिमिट, समझे, ताकि राज्य कभी भी तानाशाही ना करे। जैसे मान लो आज की सरकार है और ये नहीं होते फंडामेंटल राइट्स, अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होते और आज मान लो किसान आंदोलन कर रहे हैं तो क्या करते? अगर मान लो मोदी सरकार को आंदोलन दबाना होता, सेना भेज देती कि गोली चला दो, मरने दो, आंदोलन 2 मिनट में शांत हो जाता। बात समझ में आ रही? तो क्या होता कि तानाशाही आ जाती। बात समझ में आ रही? इसीलिए कहा जाता 1975 में तानाशाही आ गई थी। ऐसे ही तो लोग कहते हैं, बात समझ रहे हो ना? अब जो भी चीजें आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे अब उसका एक सेंस पैदा होने लगेगा। तो इस तरह चीजें आप समझिए कि तानाशाही ना आए, हम ये चीज चाहते थे। तो इसीलिए हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या कहा कि हम संविधान में ही लिख देंगे, कोई मजाक नहीं समझेंगे, संविधान में लिखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जगह लिखेंगे। तो आपको पता होगा पहले भाग में तो हमने लिखा राज्य, दूसरे भाग में लिखा नागरिकता, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी फिर वो थी मूल अधिकार। पहले तो भाई जरूरी है ना डिफाइन करना कि कौन सा क्षेत्र है और किसके लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी थी वो थे फंडामेंटल राइट। और देखिए हमने उसे पार्ट 3 में इसीलिए रखा। क्यों रखा? क्योंकि इसके कारण ही एक राज्य ऐसा राज्य बनेगा जो नागरिकों के विकास में सहयोग करेगा। और इस फंडामेंटल राइट्स में हमने क्या बताया आप बताओ? हमने तो राज्य को लिमिट ही लगाई है ना। पहले क्या लिमिट लगा दी कि राज्य कोई भेदभाव नहीं कर सकता, आर्टिकल 14। फिर हमने लगाई आर्टिकल 15 कि राज्य सार्वजनिक स्थल के मामले में कोई भेदभाव नहीं कर सकता। फिर आर्टिकल 16 में हमने क्या कहा कि राज्य सरकारी नौकरी के मामले में कोई भेदभाव नहीं कर सकता। हमने इसी तरह 20, 21, 22, 23, 24, 25 में भी कहा कि राज्य धर्म के आधार पे कोई रोक टोक नहीं करेगा। तो बात समझ में आ रही? हमने हर चीज में राज्य को क्या किया? सीमित किया।
और राज्य को जब आप सीमित कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, नागरिक को आप सशक्त कर रहे हो, उसके आप अधिकार दे रहे हो। ना समझ में आए तो समझ लेना, एक पति पत्नी मान लो है, अब पहले पत्नी के पास कोई अधिकार नहीं थे, पति को सब अधिकार थे कि पत्नी क्या खाएगी, कहाँ घूमेगी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि पति पे लिमिट लगने लगी कि पति अब लिमिट से रहो, अब लिमिट नहीं, क्योंकि अब पत्नी हो गई है सशक्त। तो क्या होगा, जब पति पे लिमिट लगेगी तो पत्नी के अधिकार मजबूत हो रहे हैं ना। तो वैसे ही ये कहानी है, जैसे राज्य को मजबूत कम किया गया, राज्य को लिमिट लगाई गई, तो वैसे नागरिक हमारा सशक्त हुआ। क्योंकि जब 1947 में नया भारत बन रहा था तो सबको डर था कि मान लो भारत आज़ाद हो रहा है और आज़ाद होने के तुरंत बाद जो नई सरकार बने वो तानाशाही कर दे तो फिर क्या होगा, है ना। हमने स्वतंत्रता आंदोलन तो इसी के नाम पे किया है ना कि अब तानाशाही नहीं चलेगी, अब लोकतंत्र आएगा। तो इसके लिए हमें संविधान में लिखना होगा, क्योंकि हमने जो 200 साल गुलामी झेली है उसका दर्द हम जानते हैं, उसका दंश हम जानते हैं। और आप देखो बगल का उदाहरण देख लो हमारे आप पाकिस्तान में, वहाँ क्या हाल है ना। लेकिन आप भारत देखो, क्यों हर नागरिक को अधिकार मिले, कुछ भी बोलो, किसी की भी निंदा करो। आप मोदी जी को प्रधानमंत्री है लेकिन 4 गाली दे तो कोई दिक्कत नहीं, अधिकार है ना आपको बोलने का। लेकिन वहाँ नहीं ऐसा होगा, सऊदी अरब में तो आप सोच भी नहीं सकते। तो आप समझो भारत उस समय नया राज्य बन रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया, ये राज्य गलत दिशा में ना चला जाए, क्योंकि एक बार बहुत सालों पहले गलत दिशा में गया था ना, अब गलत दिशा में ना चला जाए, इसलिए इस पे लगा दो लिमिट्स। और जैसे इस पे लिमिट लग गई तो भाई अब ये अपनी लिमिट में रह के काम करेगा। केवल इसका उद्देश्य नागरिकों का विकास करना है, नागरिकों के अधिकार छीनना नहीं। तो पहली बात तो अब आपको समझ में आया होगा इतनी पूरे बैकग्राउंड से कि कैसे अधिकार आए, क्यों अधिकार जोड़े गए भारतीय संविधान में। देखिए भारतीय संविधान में 1931 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना, 1931 का अधिवेशन, उसमें अधिकारों की पहली बार मांग की गई। जो नेहरू समझौता हुआ था 1928 को, उसमें भी मूल अधिकार की बात की गई थी। ये सब मैंने आपको बता रखा है पहले। मूल अधिकार 1928 को पहली बार मांगे गए, कांग्रेस के अधिवेशन में 1931 को औपचारिक रूप से मांगे गए, और 1947 का जब देश आजाद हुआ तो हम लोगों ने बहुत उत्साह के साथ इसको भारतीय संविधान में जोड़ा। अब एक सवाल ये आता है कि हमने इतना ज्यादा इसका एलोबरेट क्यों किया, इतना ज्यादा वर्णन क्यों किया, इतने दिन डिस्कशन क्यों किया। तो उस समय 3 कारण है मेन जो हम लोगों ने अधिकारों को इतना ज्यादा महत्व दिया। पहला कारण ये था कि 200 साल तो हमने गुलामी झेली थी, तो हमें यह पता था कि इसका दर्द क्या होता है। तो हम चाहते थे कि अब कोई भी ऐसा राज्य ना बने जो तानाशाही कर सके। तो इस कारण हमने राज्य को बहुत ज्यादा लिमिटेड रखा, सीमित करने की कोशिश की, और इसलिए हमने संविधान में ही ये चीज लिख दी, क्योंकि संविधान ही तो बता रहा था ना कि राज्य को क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये हमने संविधान में ही लिख दिया। क्लियर बात समझ में आई। जैसे मान लो घर का संविधान बने और उसमें लिमिट लगा दी जाए कि पिताजी आप पिता तो रहोगे लेकिन आपको लिमिट है कि आप हर जगह नहीं टोकोगे। क्लियर, क्योंकि इससे बच्चे का विकास बाधित होता है। मान लो बाबा है, बाबा संविधान है, अब बाबा ने लिमिट लगा दी कि लड़का तुम्हारा है, चलो ठीक तुम थोड़ी बहुत रोक टोक लो, लेकिन हर जगह नहीं रोको टोकोगे वरना फिर बाद में तुम्हारी शिकायत होगी। तो इसी तरह कुछ कहानी यहाँ भी बन रही है। तो इस तरह संविधान में हमारे क्यों जोड़ा गया, उसका पहला कारण था 200 साल दंश झेला। दूसरा कारण था कि उस समय भारत का बंटवारा हुआ था, और बंटवारा जब हुआ था तो पाकिस्तान ने तो ये कहा था ना कि ये मुस्लिमों का देश है, आ जाओ सारे मुस्लिम, हम सबकी रक्षा करेंगे। पर भारत ने क्या कहा था, ये सभी लोगों का देश है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी रहे, हमारा राज्य हमारा स्टेट फ्यूचर में कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई अल्पसंख्यक थे, जो कम संख्या के लोग थे, उनको कैसे भरोसा हो। तो इसके लिए हमने संविधान में ही लिमिट लगा दी कि हमारा जो राज्य रहेगा वो कभी भी तुम्हारे अधिकार नहीं छीनेगा। इस तरह आप कह सकते हो कि यह भी एक कारण था कि हमने फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा। दूसरा कारण था कि उसी समय सार्वभौमिक रूप से मानव अधिकारों की घोषणा हुई थी 1948 में, और पूरे विश्व में एक नई चेतना का विकास था, और हम लोग नया नया संविधान बना रहे थे। और आपको पता होगा जब कोई नया काम करता तो बड़ा गर्व के साथ उत्साह के साथ करता है, सबसे बेहतर करने की कोशिश करता है। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप सोचते होगे आपके नोट्स सबसे सुंदर बने, है ना, आपके नोट्स सबसे अच्छे हो। तो वैसे ही हम भी चाहते थे कि हमारा संविधान सबसे अच्छा हो, सबसे सुंदर हो। तो दोस्तों इसीलिए हमने उसे सबसे सुंदर बनाने के लिए सबसे सुंदर पार्ट को सबसे ज्यादा समय दिया। बात समझ आई। अब आपके मन में दूसरा सवाल आ रहा होगा, सर इसको फंडामेंटल राइट क्यों कहते हैं? अभी तक तो आप राइट 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 बोल रहे थे, अब फंडामेंटल राइट्स की बात क्यों कर रहे हो? तो बच्चों राइट्स ना बहुत व्यापक शब्द है,
उस राइट्स में कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो किसी मानव के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। बात समझिए, जैसे मान लो वो बच्चा और पिता था, तो बच्चे को कई सारे अधिकार होंगे, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार होंगे जो उसके मानव जीवन को विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे उसे कौन सा सब्जेक्ट चयन करना है, अब कौन से कपड़े पहनने नहीं पहनने ये पिताजी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन विषय के संदर्भ में उसको खुद का ही निर्णय लेना होगा, क्योंकि उसका विषय सबसे ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो चीजें किसी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं तो उसको कहते हैं आधारभूत, उसको कहते हैं बेसिक्स। क्योंकि जो हमारे संविधान में भाग 3 में अधिकार लिखे गए हैं वो किसी मानव के विकास के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए उसको कहते हैं फंडामेंटल राइट। राइट्स तो और भी बहुत जगह हैं, बात समझ आ रही, कई राइट्स हैं, जैसे चुनाव का अधिकार, मतलब वोट देने का अधिकार, हमें फंडामेंटल राइट में थोड़ी मिला, वो तो मिला है 325-26 के तहत, है ना। तो आप उसको नहीं फंडामेंटल राइट बोलोगे, क्यों? क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक में चीजें हैं। और ये इतना व्यापक लिखा हुआ है ना कि आखिर सब कुछ कवर भी कर लेता है बाद में। जैसे आप कहोगे सर प्रदूषण रहित जीवन का अधिकार तो नहीं लिखा, लेकिन आर्टिकल 21 इतना बड़ा हो गया कि उसने इसको अपने अंदर समा लिया। ये सब बातें अभी आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप जरूर कमेंट करना, क्योंकि इससे ना मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे ये बात पता चलती है कि मुझे आपको जो पढ़ा रहा हूं वाकई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कम देखें लेकिन देखें जो वो अच्छे से समझें, उसकी मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल 12 से पढ़ना चालू करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद, नमस्कार।